नमस्कार। इस वक्त सियासी गलियारों में बस एक ही चर्चा है, सबके मन में एक ही सवाल है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। रामलीला मैदान में स्टेज बन चुका है, तंबू कनात लग गए हैं। शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले मेहमानों को इन्विटेशन भी भेज दिए गए हैं, लेकिन शपथ लेगा कौन, इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। हालांकि बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है और कल दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी। मीटिंग में इस नाम पर मुहर लगेगी और इसके बाद औपचारिक तौर पर नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इतना सस्पेंस क्यों, जब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, विधायकों की अच्छी खासी संख्या है। 27 साल के बाद बीजेपी की दिल्ली की सत्ता में वापसी हो रही है। इसके बाद भी विधायक दल के नेता के नाम के ऐलान में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या नाम तय करने में कोई दिक्कत है, कोई पेंच है? किन किन नामों की चर्चा है? किस किस को लॉटरी खुलने की उम्मीद है? इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको रामलीला मैदान की तस्वीरें दिखा देता हूं। रामलीला मैदान में दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह परसों यानी 20 फरवरी को सुबह 11 बजे होगा। सिर्फ 36 घंटे का वक्त बाकी है, इसलिए तैयारियां तो पूरी हो गई हैं। आज बीजेपी के नेताओं ने इन तैयारियों का जायजा भी ले लिया। पता यह चला है कि नई सरकार के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के अलावा केंद्र सरकार के कई कैबिनेट मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स, एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ साथ बड़े बड़े साधु संत और उद्योगपति भी शामिल होंगे। दिल्ली बीजेपी के 30,000 कार्यकर्ताओं को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। चूंकि अन्ना हजारे का आंदोलन भी रामलीला मैदान में ही हुआ था और फिर अरविंद केजरीवाल ने हर बार रामलीला मैदान में ही मुख्यमंत्री की शपथ ली, इसलिए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की विदाई का जश्न भी रामलीला मैदान में ही मनाने का फैसला किया है। बीजेपी के नेताओं ने आज दावा किया कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का नाम भी कल सामने आ जाएगा। कल दोपहर 3:30 बजे दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस मीटिंग से पहले आज दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में 2 बड़ी मीटिंग्स हुई। पहली मीटिंग में दिल्ली के सभी सांसद, दिल्ली बीजेपी के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। दोपहर बाद हुई मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, विनोद तावड़े, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और तरुण चुग मौजूद थे। इसके बाद सारे नेता शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रामलीला मैदान गए। तरुण चुग ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी को 27 साल के बाद जीत मिली है। दिल्ली के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के वादे पर भरोसा किया है, इसलिए बीजेपी चाहती है कि दिल्ली के हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हों। दिल्ली की महान जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भरपूर आशीर्वाद दिया है और जनता का आशीर्वाद जो जनादेश में बदला है और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिल्ली में मिली। इसलिए ऐतिहासिक कार्यक्रम श्री रामलीला मैदान में 20 तारीख को होगा। उसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर लगी हैं। दिल्ली का हर व्यक्ति, हर एसोसिएशन, समाज का हर वर्ग उत्साहित है, पार्टी को संपर्क कर रहा है। हम आना चाहते हैं और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के उन सब लोगों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए युद्ध स्तर पर काम में लगी। बीजेपी के नेता खूब बोल रहे हैं, लेकिन एक सवाल पर खामोश हो जाते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। और आम आदमी पार्टी के नेता यही सवाल बार बार पूछ रहे हैं। गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी तो उल्टी गंगा बहा रही है। परंपरा यह है कि पहले विधायक दल का नेता चुना जाता है, वो सरकार बनाने का दावा करता है और उसके बाद शपथ ग्रहण की तारीख और जगह तय होती है। लेकिन यहां तो मंडप सज गया है, दूल्हे का नाम तय नहीं है। पहली बार यह देखा जा रहा है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार हो रहा है, उसका निरीक्षण भी हो रहा है, बस दूल्हा कौन है ये नहीं पता किसी को। मुख्यमंत्री का नाम भारतीय जनता पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई है, या फिर कोई इतना बड़ा रहस्य है जिसको वो छुपाना चाहती है। जो भी पार्टी होती है अपने विधायक दल की बैठक करती है, विधायक दल का नेता चुना जाता है, वो अपना दावा प्रस्तुत करता है और फिर वहां से मंजूरी होने के बाद शपथ की तारीख जो है दी जाती है। लेकिन यहाँ सब कुछ हो रहा है और मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका आता पता अभी तक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है
कुछ भी कर सकती है, इसलिए अगले 5 साल में कई और रिकॉर्ड बनाएंगे। खैर, ये सवाल तो सबके मन में है कि बीजेपी को दिल्ली में इतनी बड़ी जीत मिली है, 27 साल के बाद आप दिल्ली में वापसी कर रहे हैं, उसके बाद भी बीजेपी चुनाव के नतीजे आने के 10 दिन बाद भी चीफ मिनिस्टर का नाम तय क्यों नहीं कर पाई? दिक्कत क्या है? इस पर हम और बात करेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास हम चलते हैं। देवेंद्र, मुख्यमंत्री का नाम तो छोड़िए, अब तक तो पार्टी ने पर्यवेक्षकों के नाम भी नहीं बताए और विधायक दल की मीटिंग का टाइम भी बार बार बदला जा रहा है। अब बताया गया है कि विधायक दल की मीटिंग दोपहर में नहीं होगी बल्कि शाम को 6 बजे होगी। क्या मतलब है इसका? और बिल्कुल सौरभ, अभी तक केंद्रीय पर्यवेक्षक जो भेजे जाएंगे विधायक दल की बैठक के लिए, उनका नाम नहीं आना। और दूसरी समय की जो बात है सौरभ, अभी भी समय तय नहीं है। हमें जो सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली उसके हिसाब से ये कहा गया कि जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो बैठक कराएं, यानी कि स्टेट यूनिट, उनको कल सुबह 11 बजे तक अपनी सारी तैयारी रखने को कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी संदेश दिया गया कि क्योंकि दिल्ली में किसी भी क्षेत्र से 2 घंटे के अंदर विधायक पहुंच सकते हैं विधायक दल की बैठक के लिए, तो 2 घंटे की नोटिस पे उनको टाइम बता दिया जाएगा। यानी कि विधायकों को विधायक दल की बैठक के लिए समय देना तो छोड़िए, अभी स्टेट यूनिट के पास ही समय नहीं है कि आखिर कौन सा समय विधायकों को दिया जाए। और लेकिन जो बड़ा सवाल है, इसमें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि पार्टी जो सोच रही है कि भाई दिल्ली में सभी लोग मौजूद हैं, जब जरूरत होगी बुला लेंगे। जो बड़ा मसला है वो ये है कि आखिर वो कौन सा नाम होगा जिसके लिए पार्टी आलाकमान अपना मुहर लगा दे और विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया जाए। इसके पीछे वजह सौरभ ये है कि कोई भी एक ऑब्वियस चॉइस नहीं है, यानी कि स्टेट लीडरशिप में कोई भी ऐसा नाम नहीं इन विधायकों में जिसको सीधे सीधे, जिसकी लीडरशिप एकदम से क्लियर हो, आसानी से मुख्यमंत्री के तौर पे पेश कर दिया जाए। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास ऑप्शन ना हो। तो इन दोनों परिस्थितियों के चलते इतना ज़्यादा विचार विमर्शा का समय लग रहा है। बाकी वो परिस्थितियां तो सब थी कि पीएम पहले अमेरिका दौरे पे थे, उसके बाद यहाँ दिल्ली में रेलवे का इतना बड़ा हादसा हो गया, उस माहौल में पार्टी क्या ही करती, जश्न का माहौल। तो इन सारी वजहों से भी टला था। लेकिन ये भी तय है कि अभी किसी भी नेता से अगर आप जानने की कोशिश करें कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, फोन कीजिए सौरभ, उधर से सवाल आ जाता है कि कौन बन रहा है मुख्यमंत्री। और ये मैं विधायकों की बात नहीं कर रहा हूँ, नेताओं की बात कर रहा हूँ, मतलब विधायक से जो ऊपर हैं। तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति है। फिर तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इन नेताओं को जवाब क्या देते हैं? वो सारी बातें बताई नहीं जा सकती उसके बाद। लेकिन लॉजिक पर सौरभ जो बात होती है ना, वो लॉजिक पे जरूर ये जानना चाहिए कि आखिर पार्टी के भीतर लॉजिक क्या चल रहा है कि किस एक नाम पे मोहर लग सकती है। और उसमें से जो भी लॉजिक सही हो जाए, यही स्थिति रहेगी कि चाहे जिसकी लॉटरी कट जाए। उस लॉजिक में सौरभ सबसे पहला चीज़ ये रहेगा कि क्या ऑब्वियस चॉइस के तौर पे देखेंगे, क्योंकि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने हराया है, तो जॉइंट किलर के तौर पे पेश हुए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल पर उनकी सीट पे हराना ये प्रवेश वर्मा ही कर सकते थे सौरभ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा उसमें बीजेपी फैक्टर छोड़िए, प्रवेश वर्मा फैक्टर ने बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत ताकत के साथ वो चुनाव लड़े। लोकसभा का टिकट जब काटा गया तो जाहिर तौर पे सिर्फ एक विधायक बनाने के लिए उनका टिकट नहीं काटा गया था, बल्कि उस समय उनको ये मैसेज दे दिया गया था कि आपको नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ना है। और उन्होंने सहर्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। और पहले दिन से सौरभ मुझे याद है कि जब वो मिले थे टिकट कटने के बाद, तब से वो ये दावा ठोक रहे थे कि हाँ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे और हराएंगे भी। तो ये तब हालांकि ये बात बहुत बेमानी सी लग रही थी कि ऐसा कैसे होगा, लेकिन उस काम को उन्होंने कर दिया। तो शुरू तो यही से करना है उनके नाम पर ही कि पार्टी को सोचना है कि क्या उनको बनाया जाए। उनको बनाने से जो फायदे की बात है सौरभ वो ये कि हरियाणा में बीजेपी गैर जाट की पॉलिटिक्स करती है तो जाट बना नहीं सकती, लेकिन जाटों की एक नाराजगी कंसर्न रहता ही है। राजस्थान में भी जाट हैं, वहाँ भी एक कंसर्न रहता है। पश्चिम यूपी में हम लोग देखते हैं कि कभी बीजेपी के साथ कभी बीजेपी के खिलाफ। तो इन तीनों राज्यों में, यूपी में भी बीजेपी जाट सीएम नहीं बना सकती, राजस्थान में भी नहीं, हरियाणा में भी नहीं, दिल्ली में जरूर बना सकती है, क्योंकि दिल्ली में जाट की कोई वैसी पॉलिटिक्स नहीं जो कि खिलाफत वाली हो। इस बार के चुनाव में आपने देखा भी कि 10 विधानसभा सीटों में 10 के 10 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है, आउटर दिल्ली की जितनी जाट बहुत सीटें थी। तो उस कंडीशन में प्रवेश वर्मा के लिए ये सारी चीजें प्लस पॉइंट है। माइनस ये है सौरभ कि कई बार पार्टी के भीतर उनके बिहेवियर को लेके सवाल खड़े होते हैं, उनके एरोगेंस को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है। तो वहां पर पार्टी के लीडरशिप को यह सोचना होगा कि क्या सरकार के मुखिया होने के साथ संगठन को भी साथ लेकर वो चल सकते हैं, या सरकार में बाकी लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं। तो अगर प्रवेश वर्मा के खिलाफ चीजें गई तो समझा जा सकता है, अगर प्लस में गया तो सीधे सीधे उनके नाम पे मोहर लगा दिया जाएगा। अगर खिलाफ वाले गए तो फिर बाकी नाम आते हैं कि क्या आपको पंजाबी कम्युनिटी से कोई मुख्यमंत्री बनाना है,
पंजाबी अभी ऑलरेडी दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, केंद्र में मंत्री हर्ष मल्होत्रा वो भी पंजाबी कम्युनिटी से ही आते हैं जो कि दिल्ली के सांसद हैं। ऐसे में क्या आशीष सूद के नाम पर विचार हो सकता है? आशीष सूद के बारे में दो बड़े नेताओं की जरूर राय है, पार्टी के बड़े नेताओं की बात मैं कर रहा हूँ कि वो अच्छा काम करते हैं और संगठन में उनको जम्मू कश्मीर और गोवा दोनों का प्रभारी भी रखा गया था, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें उनके प्लस पॉइंट में है। लेकिन माइनस मैंने बताया कि क्या दो पंजाबी ऑलरेडी हैं, तीसरा पंजाबी चेहरा ही आपको देना है। तीसरी बात आ जाती है कि क्या वैश्य कम्युनिटी में आपको इससे कोई चेहरा लेके आना है, क्योंकि इस बार के दिल्ली में बीजेपी की जीत में बहुत बड़ा फोकस पार्टी का शुरू में नजर आ रहा था कि पंजाबी और वैश्य जो आम आदमी पार्टी की ताकत हो गए थे उन्हें छीनना था, और पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वो छीनने में सफल रहे। तो क्या वैश्य कम्युनिटी से किसी को बनाना है? वैश्य कम्युनिटी में अगर बनाना है तो जितेंद्र महाजन, विजेंद्र गुप्ता जैसे पुरुष नाम पे जाए या रेखा गुप्ता जैसे महिला नाम पे जाए। तो ये सारे तर्क पार्टी के भीतर बहुत ज्यादा चल रहे हैं और इन्हीं नामों में से कोई होगा, ये बात भी कही जा रही है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेवल पे हो तो उनकी थिंकिंग ऐसी रहती है कि जब वो कोई फैसला लेते हैं तो सिर्फ उस एक जगह विशेष के हिसाब से नहीं लेते। जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये भी संभव है कि वो सिर्फ दिल्ली को ध्यान में रखे लें, ये भी संभव है कि सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली से सटे बाकी दूसरे राज्यों में भी इसका क्या असर पड़ना है उसको ध्यान में रखकर ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ सौरभ असमंजस का माहौल है, कैसबाजियां खूब चल रही हैं, उसी हिसाब से रिपोर्टिंग भी चल रहा है। नाम के मामले में खैर बीजेपी के साथ तो रिस्क नहीं लिया जा सकता इस वक्त मोदी जी की बीजेपी के साथ। भास्कर मिश्रा भी हमारे दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। भास्कर, आप भी चुनाव के वक्त से लगातार जब नतीजे आ गए उसके बाद से विधायकों से मिल रहे होंगे, बीजेपी के विधायकों से आप बात कर रहे होंगे, क्या वाकई किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी नहीं है? बिल्कुल जो देवेंद्र बता रहे थे वही स्थिति है। हमने जो भी बड़े विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में और जो संभावित नाम हैं उनमें से कई कैबिनेट में शामिल होंगे ये मुझे पता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को अभी तक सच में ये नहीं पता है कि विधायक दल की बैठक कब होने वाली है। अब से कुछ देर पहले बीजेपी के एक बड़े विधायक से मेरी बात हुई थी और उनका ये कहना था कि आप ही बता दीजिए कितने बजे है। पहले हमने आपकी टीवी पे ये देखा था, फिर उसके बाद समय बदल गया, हमारे पास अभी समय की जानकारी बिल्कुल नहीं। और ये स्थिति सीएम को लेके भी है और कौन कौन मिनिस्टर होंगे इसको लेके भी बिल्कुल दूर दूर तक उनके पास कोई जानकारी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, एक डर भी उन लोगों के मन में है कि अगर इस तरह से हम लोग बात करेंगे तो हो सकता है कि इसका नुकसान हमें हो जाए। ये भी हमें बताते हैं ऑफ कैमरा कि अगर आपसे हम ऑन कैमरा कुछ इस तरह की बातें करते हैं तो उसका हो सकता है हमें नुकसान हो जाए। देखिए, दो चीज है, एक तो जो बड़े नाम देवेंद्र गिना रहे थे बिल्कुल वो लोग हैं रेस में, लोग मानते हैं, वो एक संभावना भी है और ऐसा हो सकता है। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में हो या महाराष्ट्र में या कहीं दूसरी जगह किया है वो यहाँ पे भी संभव है। दो नाम जिसके बारे में आपको याद होगा कि काउंटिंग वाले दिन भी हम लोगों ने जिक्र किया था, उसमें एक जितेंद्र महाजन और एक अजय महावर का नाम आता है। ये दोनों ही संघ बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं। दोनों की अगर जीत की बात करें तो 26-27 हजार वोट से वो जीते हैं। और पूर्वी दिल्ली की ये दोनों सीट, गोंडा हो और रोहतास नगर, दोनों ही सीट ऐसी थी जिसको आम आदमी पार्टी पहले दिन से मान के चल रही थी कि इसको हम नहीं जीत सकते हैं। और एक और बड़ा फैक्टर जो इन लोगों के साथ जाता है कि आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। अजय महावर की बात करें तो संगठन को लेके इनकी क्षमता बहुत अच्छी है, दूसरी बार विधायक बने हैं। जो इनके साथ वाले विधायक हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि ये एक अच्छे लीडरशिप के रूप में, पार्टी के रूप में तैयार हो सकते हैं और भविष्य पार्टी इनमें देख सकती है। इस तरह की तमाम संभावनाएं हैं। महिला चेहरा की बात जरूर की जा रही है, पार्टी के बड़े स्तर पे भी जो विधायक हैं उस स्तर पे भी ये बात की जा रही है, जिसमें रेखा गुप्ता का भी नाम आ रहा है कि संगठन से बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, दिल्ली की राजनीति को वो जानती हैं और इसके साथ साथ वो नगर निगम में भी रही हैं। और नगर निगम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप देख लीजिए, महज एक संयोग नहीं है, जो पार्टी नगर निगम में सत्ता पे रहती है वो उनको दिल्ली की सत्ता से हाथ धोना पड़ता है। दिल्ली बीजेपी लगातार 15 साल तक नगर निगम में थी, वो दिल्ली का चुनाव नहीं जीत पाई थी और जैसे ही एमसीडी में सत्ता से बाहर हुई वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीत गई। और यही हाल हुआ है आम आदमी पार्टी का। नगर निगम जैसे ही जीतते हैं उसके बाद एक जो लोगों की नाराजगी है वो निचले स्तर तक सबके सामने आ जाता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, इनके जो प्रतिनिधि हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो नगर निगम का अनुभव है वो दिल्ली सरकार में भी काम आएगा, ये काउंट किया जाएगा, ये मेरा मानना है। इस हिसाब से संभावनाएं बहुत है,
लेकिन अभी तक नाम किसी के पास में नहीं है और न किसी के पास कोई ये जानकारी है कि कब बुलाया जाएगा उनको। यहां तक कि मैं बता दूं कि 2-3 बड़े विधायक जो संभावित कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं वो अपने घर तक नहीं बुला रहे हैं। फोन पे बात हो जा रही है, वो बोलते हैं कि नहीं, इस मामले में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूं और कुछ भी पूछ लीजिए। विधायक दल की बैठक कब होगी हमें जानकारी नहीं है, कौन सीएम होगा हमें जानकारी बहुत नहीं है। दिलचस्प परिस्थिति है वाकई में दिल्ली की इस वक्त भास्कर। खैर मैं एक बात तो इंडिया टीवी के बिहाफ पर, और देवेंद्र हैं यहाँ पर, भास्कर है, इनके बिहाफ पर आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बन रहा है ये जानकारी और ये खबर सबसे पहले आप इंडिया टीवी पर ही देखेंगे। देवेंद्र बहुत शुक्रिया, भास्कर बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र ने अभी आपको बताया कि सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर ही सस्पेंस नहीं है, सस्पेंस अभी विधायक दल की मीटिंग के टाइम पर भी है। अभी दिल्ली बीजेपी के नेताओं को भी नहीं बताया गया है कि विधायक दल की मीटिंग कल किस वक्त होगी। देवेंद्र पराशर बता रहे थे कि बीजेपी हाईकमान के सामने मुश्किल यह है कि दिल्ली में ऐसा कोई एक चेहरा नहीं है जिसके नाम पर तुरंत मोहर लगा दी जाए, कोई ऑब्वियस चॉइस। साथ साथ ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, इसलिए एक का नाम तय करना मुश्किल है। देवेंद्र ये भी बता रहे थे कि प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, जाट समाज से आते हैं। इस दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन उनके नाम पर सहमति बनाना मुश्किल काम है। अगर प्रवेश वर्मा के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो आशीष सूद है, जितेंद्र महाजन, विजेंद्र गुप्ता, अजय महावर, रेखा गुप्ता, ये तमाम नाम हैं जिन पर विचार हो सकता है। हालांकि ये सब कयास हैं, फैसला सिर्फ एक व्यक्ति को लेना है, वो है नरेंद्र मोदी, और मोदी के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता, इसलिए कल तक इंतजार करना ही बेहतर होगा। दिल्ली में भले ही सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में दिल्ली की सियासत कैसी होगी इसका ट्रेलर दिखने लगा है। आज पटपड़गंज से चुनाव जीते बीजेपी के विधायक रविंद्र नेगी ने मनीष सिसोदिया पर सरकारी सामान की चोरी का इल्जाम लगाया। रविंद्र नेगी का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज विधानसभा कैंप ऑफिस का सारा सामान गायब कर दिया है। रविंद्र नेगी चुनाव जीतने के बाद आज पटपड़गंज इलाके में बने विधायक की कैंप ऑफिस में गए। नेगी ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने विधायक के तौर पर इस ऑफिस का इस्तेमाल 12 साल तक किया। सरकारी खर्चे से एसी, कंप्यूटर, टीवी, टेबल, कुर्सियां सब कुछ लगवाया, लेकिन चुनाव हारने के बाद मनीष सिसोदिया ने सारा सरकारी सामान गायब कर दिया। रविंद्र नेगी ने दफ्तर का पूरा वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ये देखिए, पहले ये मनीष सिसोदिया का दिखाता हूं मैं। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री। रविंद्र नेगी ने कहा कि नियमों के मुताबिक पूर्व विधायक को दफ्तर पूरे सामान के साथ अगले विधायक को हैंडओवर करना होता है। इस दफ्तर में जो भी सामान लगा था वो सरकारी विभाग से आया था, सरकार की संपत्ति थी, लेकिन सिसोदिया ने उसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह गायब कर दिया। यही आम आदमी पार्टी का चरित्र है। ये सारी कुर्सियां गायब कर दी। ये कार्यालय है जो पीडब्ल्यूडी द्वारा विधायकों को बैठने के लिए दिया जाता है, और जो 12 साल से विधायक थे सिसोदिया, और सिसोदिया जी ने कार्यालय खोला, कैंप कार्यालय, जनता की सेवा के लिए। पर वो जनता की सेवा के लिए जो सामान वहाँ पड़े थे, जो आप हारने के बाद विधायक जो आता जीतता उसको हैंडओवर करती, पीडब्ल्यूडी हैंडओवर करती। जिस दिन मुझे हैंडओवर किया उन्होंने, खाली ऑफिस से हैंडओवर किया, और उसमें उन्होंने बाकायदा लिस्ट दिखाई। उसमें 4 स्प्लिट एसी गायब थे, उसमें विंडो एसी गायब थे, उसमें साउंड सिस्टम गायब था, उसमें एलईडी टीवी गायब थे, पंखे गायब थे, उसमें और तो और उसमें कुर्सियां जो लगी हुई थी वो सब गायब, सारा सामान, कंप्यूटर थे, 4-5 कंप्यूटर थे, और जो दिल्ली जो डाटा था लोगों का, यहाँ के लोगों का जो काम करने हैं होने, वो डाटा तक छोड़ के ले गए। मतलब कोई सामान नहीं छोड़ा। ये विभिन्न डिपार्टमेंटों से, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे दूसरूप से सामान मिला, बिल्डिंग से सामान मिला, थी सरकारी संपत्ति। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो पीडब्ल्यूडी का बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, वहां से सामान लिया। पीडब्ल्यूडी ने मुझे खुद कहा है कि हमने लिस्ट बना ली है, जो सामान यहाँ नहीं है उस सामान की हमने लिस्ट बना ली है, और संबंधित डिपार्टमेंट को हमसे नोटिस देंगे, उनको बोलेंगे कि ये सामान आप बताइए कहाँ है। हालांकि रविंद्र नेगी के आरोपों का जवाब देने के लिए मनीष सिसोदिया तो सामने नहीं आए, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि विधायक के दफ्तर में सरकारी खर्चे पर कोई सामान नहीं लगता है। इस ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने सामान रखा था, वो वापस ले गए। एसी किराए पर लाए थे, चुनाव के नतीजे आने के बाद एसी वापस कर दिए, इसलिए कोई सामान किसी ने गायब नहीं किया है। लेकिन रविंद्र नेगी ने कहा कि उनके पास सारे सामान की बाकायदा लिस्ट है जो सरकारी खर्चे पर रखा गया था। वो इस पूरे मामले की जांच की मांग करेंगे और मनीष सिसोदिया से यह सामान वसूला जाएगा। खैर ये भविष्य की बात है,
लेकिन आज आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता सत्येंद्र जैन के लिए एक बुरी खबर आई। राष्ट्रपति ने होम मिनिस्ट्री की रिक्वेस्ट पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस चलाने को मंजूरी दे दी है। अब सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़नेगी। अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। आज से यूपी असेंबली का बजट सेशन शुरू हुआ है और पहले ही दिन सदन में जमकर हंगामा हो गया। समाजवादी पार्टी के विधायक आज पूरी तैयारी के साथ आए थे। कोई अस्थि कलश लेकर के आया था, कोई खुद को बेड़ियों में बांधकर पहुंचा था। समाजवादी पार्टी ने पहले तो सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, सरकार पर महाकुंभ की भगदड़ में मारे गए लोगों का आंकड़ा छिपाने का इल्जाम लगाया और इसके बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मृतकों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मृतक परिवारों को इंसाफ दो, इंसाफ दो। आंकड़ा छिपाने वाले जवाब दो, आंकड़ा छिपाने वाले जवाब दो। सदन के अंदर भी हंगामा हुआ क्योंकि बजट सत्र के पहले दिन गवर्नर आनंदीबेन पटेल को दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग को संबोधित करना था। इसलिए जैसे ही राज्यपाल ने अपना अभिभाषण शुरू किया वैसे ही विपक्ष के मेंबर्स ने हंगामा शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के विधायक हाथों में प्लेकार्ड लेकर के आए थे। उन्होंने गवर्नर गो बैक के नारे लगाए, खूब शोर शराबा किया। आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यह आयोजन जहां एक और अनेकता में एकता को विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपना पूरा भाषण नहीं पढ़ पाई। उन्होंने सिर्फ पहला और आखिरी पेज पढ़ा और सदन से चली गई। हालांकि विपक्ष का हंगामा इसके बाद भी जारी रहा। गवर्नर के सदन से जाने के बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई। स्पीकर सतीश महाना ने सदन को बताया कि विधानसभा के सदस्य अब हिंदी के साथ साथ भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा और बुंदेलखंडी में भी अपनी बात रख सकेंगे। कोई भी मेंबर जिस भाषा में बोलेगा उसका अनुवाद भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी में भी सुनाई देगा। इस पर विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने ऐतराज किया। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि अंग्रेजी की बजाय उर्दू को जगह मिलनी चाहिए। माता प्रसाद पांडे के इस ऑब्जेक्शन से योगी आदित्यनाथ को मौका मिल गया। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों का दोहरा चरित्र है, वो हर अच्छे काम का विरोध करते हैं, खुद चुपके चुपके महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे और दूसरे लोगों को वहां जाने से रोकेंगे। अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, दूसरों के बच्चों से कहेंगे मदरसे में पढ़ो, उर्दू पढ़ो। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर अफसर बनाना चाहते हैं, लेकिन आम लोगों के बच्चों को कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले। इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का, बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है
इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। हालांकि विपक्ष के नेताओं को योगी के तीखे हमले का जवाब नहीं सूझा। समाजवादी पार्टी के नेता सफाई देने लगे। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि योगी बात का बतंगड़ बना रहे हैं, उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर सियासत कर रहे हैं। उनका विरोध सिर्फ अंग्रेजी को लेकर के था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसे दूसरा एंगल दे दिया। कठमुल्ला बनाने की बात नहीं, उर्दू जो है, उर्दू की भाषा जो है उसके बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ी आबादी उसमें अध्ययन कर रही है। ये तो भाषा चल ही रही है, तो कठमुल्ला बनाने की क्या बात है। बात यह है विधानसभा में किस भाषा में बोला जाए। तो अगर अवधी बोलते हैं, बुंदेलखंडी बोलते हैं, ब्रजभाषा बोलते हैं, उसमें अगर उर्दू संस्कृत भी जोड़ दिया जाए तो क्या भेजा, उर्दू संस्कृत में भी बुलवाओ। दूसरी सबसे बड़ी बात है अंग्रेजी क्यों बोला जाए। 50 वर्षों से ज़्यादा जो भाषा विधानसभा की मूल भाषा रही है वो हिंदी, वो तो रहे, हम उसके विरोधी नहीं है, बुंदेलखंडी भी रहा है, ये बोली है चले, लेकिन अंग्रेजी की क्या ज़रूरत है। अंग्रेजी के विरोध में मैं बोला हूँ। वो उनका बयान राजनीतिक था और वो बयान उनका बहुत उचित नहीं था। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी का साथ दिया। कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा ने कहा कि बीजेपी गुलामी के प्रतीकों को हटाने का दावा करती है, लेकिन सदन में अंग्रेजी को बढ़ावा देती है। यह बीजेपी का दोहरा चरित्र है। आराधना मिश्रा ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी ने अंग्रेजी का विरोध किया तो इसमें क्या गलत था। योगी के पास इसका जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने बात घुमा दी। जो विरोध था वो विरोध था विपक्ष का अंग्रेजी भाषा को लेकर के, और होना भी चाहिए। वजह यह है कि इसी सदन में अमेंडमेंट लाकर हिंदी को रिप्लेस किया गया था अंग्रेजी से। ये आशंका जताई नेता विपक्ष ने कि अगर फिर से अंग्रेजी भाषा की एंट्री उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होगी तो वो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के जो भावनाएं हैं वो आहत होंगे और उनका अपमान होगा। इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और सब लोग आज की तारीख में चाहे वो कोई भी अभिभावक हो अपने बच्चों को वो तालीम देना चाहता है, पर सदन की कार्यवाही में उसको आधिकारिक बनाया जाए, इससे शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है। हम सदन की कार्यवाही की भाषा की बात कर रहे हैं, उस पर अगर इस तरह की टिप्पणी आए तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद अखिलेश यादव बोले। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ हेट स्पीच के मामले में नंबर 1 है। योगी हर मुद्दे पर झूठ बोलते हैं। बीजेपी के नेताओं को एक बार फिर महाकुंभ में जाकर गंगा में डुबकी लगाकर अपने पाप धोने चाहिए। जब हेट स्पीच के बारे में एक संस्था ने सर्वे करके बताया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे आगे नजर आई वो पार्टी। और जब लीडर्स का हम वो करेंगे किसने सबसे ज्यादा हेट स्पीच की दी है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे आगे हैं। मुझे लगता है वो गलत भाषा बोलने पर या इस तरह के व्यवहार करने पर उन्हें कोई न कोई मेडल दे रहा है। माँ गंगा में हिंदू धर्म में पाप धोने का भी मौका मिलता है। ये जितने लोग पापी हैं भारतीय जनता पार्टी में जाएं, संगम में डुबकी लगाएं, जिससे कम से कम उनके पाप धोए जा सकें। अखिलेश यादव गंगा को पाप नाशिनी बता रहे हैं, महाकुंभ में डुबकी लगाकर पाप धोने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी ने कहा कि योगी की सरकार ने महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को वीआईपी कल्चर से अपवित्र कर दिया। महाकुंभ की भगदड़ में मरने वालों का आंकड़ा सरकार छुपा रही है, जबकि हकीकत यह है कि अब महाकुंभ मृत्यु कुंभ हो गया है।
লাইনে দাঁড়ান, 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে যদি একটা মানুষও বসে 2000 টাকা, একটা লাল চাও 500 থেকে 2000 টাকা, তারা যে জায়গাটা গিয়ে স্নান করবে সেটা আলাদা, ভিআইপি স্নানের জায়গাটা আলাদা। আর সেই জলটা আপনারা দূষিত করেছেন, বিষাক্ত করেছেন। जिस समय ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा, उस वक्त नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी बीजेपी विधायकों के साथ सदन के बाहर धरना दे रहे थे। अपने निलंबन पर वो विरोध जता रहे थे और जैसे ही शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के बयान की खबर मिली, उन्होंने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा भवन के बाहर ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना सनातन का अपमान है, 125 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। इस अपमान के लिए देश के हिंदू ममता को माफ नहीं करेंगे। बाबा बागेश्वर धाम, रामदेव जी महाराज, कैलासानंद प्रभु जी को या स्वामी विवेकानंद की धरती से अपील कर रहा हूं, हिंदू समाज, संत समाज जोरदार विरोध करे। ममता बनर्जी बंगाल के मुखिया थोड़ी देर पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शी सेड, ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है। ये हिंदू के ऊपर आघात, महाकुंभ के ऊपर आघात। अखाड़ा से संत समाज आवाज उठाइए। अब स्वामी विवेकानंद श्री चैतन्य देव की धरती बंगाल में हर क्षेत्र में ममता बनर्जी का पुष्प दल दान करिए। अब सच्चा हिंदू है तो राजनीति से ऊपर उठ के ममता बनर्जी का इस अपशब्दों की जोरदार विरोध करे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी का सपोर्ट किया। पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि योगी सरकार ने झूठा प्रचार किया कि 144 साल के बाद कुंभ आया है। रामगोपाल यादव ने कहा कि कुंभ को महाकुंभ कहकर दुष्प्रचारित किया गया और वहां इतनी अव्यवस्था है कि लोग बहुत दुखी हैं। महाकुंभ नहीं, वो कुंभ है। किसी शास्त्र में, किसी धर्म ग्रंथ में महाकुंभ का जिक्र नहीं है। शास्त्रों का, ये शास्त्रों का भी अपमान करते हैं। लेकिन अव्यवस्था बहुत ज्यादा है, लोगों को बहुत कष्ट हो रहा। तमाम लोग मारे गए, मरे जो है उनके लिए एक बाबा कह रहा है मोक्ष मिल गया। ये इतना संवेदनहीन लोग हो सकते हैं, इनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कह रहे 144 वर्ष बाद कुंभ पड़ेगा नहीं, लोग बहुत बड़ी तादाद में। क्यों हर 12 साल बाद पड़ता है? कौन मूर्ख कहता है कि इससे फिर नहीं कुंभ पड़ेगा? वो लगातार साहब कह रहे हैं कि अरे वो झूठ बोल रहे हैं। 2017 से पहले व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी, इस बार अच्छी हैं। ये तो जनता तय करती है ना कौन अच्छी थी व्यवस्था, उनके कहने से थोड़ी होता है। लेकिन देश के तमाम साधु संतों और नेताओं ने ममता बनर्जी के इस बयान पर नाराजगी जाहिर की है। पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी आज अपने परिवार के साथ संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। महाकुंभ में स्नान और पूजन के बाद वेंकैया नायडू ने कहा कि महाकुंभ के बहाने कुछ नेता पर्सनल स्कोर सेटल करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है, इसलिए कौन क्या कहता है इस पर वो कुछ नहीं बोलना चाहते। I don't want to make any comment on मैं ऐसे राजनीतिक बयानों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं राजनीति में नहीं हूं और ये ऐसा मौका नहीं है जिसमें राजनीतिक हिसाब किताब बराबर किया जाए। सभी को इस पवित्र पर्व में शामिल होना चाहिए, मानवता और राष्ट्र के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण भी आज महाकुंभ में अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। संगम में स्नान के बाद पवन कल्याण ने कहा कि जो लोग सनातन धर्म पर लगातार हमले करते हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि किसी और मजहब को लेकर ऐसी बातें कहें। That's very unfair comment. In any kind of ऐसे में बड़े आयोजनों पर इस तरह की टिप्पणी सही नहीं है। मुझे लगता है कि सनातन धर्म के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना कुछ नेताओं के लिए आसान होता है, लेकिन ये लोग ऐसे कमेंट दूसरे धर्म के लिए नहीं कर सकते। ये तरीका सही नहीं है। उन्हें ये भी नहीं लगता कि वो करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट कर रहे हैं। this kind of approach always we have an issue and they don't realize that they're hurting us.
ममता बनर्जी के बयान पर कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी नाराजगी जाहिर की। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ममता बनर्जी सनातन विरोधी हैं, इसलिए वो महाकुंभ के बारे में अच्छी बात कहेंगी, इसकी उम्मीद करना भी बेकार है। कि ममता बनर्जी जन्म से हिंदू हैं, हिंदू घर में उनका जन्म हुआ, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर चोट करना उनका फैशन बन गया है। जय श्री राम का नारा लगाओ तो उन्हें चिढ़ हो जाती है, उन्हें गुस्सा आता है। राम मंदिर की बात करो तो उन्हें गुस्सा आता है। जो राम के नाम पर चिढ़ता हो, राम के नाम से चिढ़ता हो, वो महाकुंभ की महत्ता को क्या समझेगा। और अफसोस की बात यह है कि जो महाकुंभ पर हमला कर रहे हैं, सनातन पर हमला कर रहे हैं, ये मुसलमान और ईसाई नहीं है। सनातन पर हमला वो कर रहे हैं जो खुद हिंदू हैं। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे नेताओं को। इसके बाद अखिल भारतीय संत समिति के सचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने कहा कि बंगाल में जितनी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं बंगाल से, उससे ममता बनर्जी बेचैन है और इसलिए अनाप शनाप बोल रही हैं। सुश्री ममता बनर्जी जी के द्वारा दिया गया यह बयान कि यह महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, अखिल भारतीय संत समिति कठोर शब्दों में इसकी निंदा करती है। ममता दीदी, यह सत्य है कि यह महाकुंभ नहीं आपके लिए मृत्यु कुंभ के बराबर है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और मैं यूं कहूं कि पूर्वी भारत का हिंदू जिस तरीके से जगा है और इस कुंभ के अमृत स्नान के लिए आ रहा है, इससे आपके मन में बेचैनी होना स्वाभाविक ही है। और मुझे लगता है कि पश्चिमी बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव आपके राजनीतिक कैरियर के लिए मृत्यु कुंभ ही साबित हो, ये मैं तीर्थराज प्रयाग और भगवान भोलेनाथ से यही कामना करता हूँ। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी का महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के जोश पर कोई असर नहीं दिख रहा है। प्रयागराज पहुंचने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज महाकुंभ का 37वां दिन है। अब तक 55 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। आज भी 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं का ये उत्साह, भक्तों की ये संख्या उन नेताओं को जवाब है जो महाकुंभ को लेकर गलत बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव हों या ममता बनर्जी हों, इनका विरोध भाजपा से हो सकता है। विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन आलोचना के नाम पर महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह देना, गंगा में लाशें बहा दी गई, ऐसी बातें कहना ये उचित नहीं है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने तमाम नेताओं की सिक्योरिटी कम करने का फैसला किया है। महायुति के कई विधायकों की सुरक्षा भी घटा दी गई है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि जिन नेताओं की सुरक्षा कम की गई है, उनमें ज्यादा संख्या उन विधायकों की है जो एकनाथ शिंदे के साथ पार्टी छोड़कर आए थे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 20 ऐसे विधायक हैं जिन्हें वाई और वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली थी, जो अब वापस ले ली गई है। अब इन विधायकों को केवल 1 पुलिस गार्ड मिलेगा। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि सिक्योरिटी कवर में बदलाव का फैसला थ्रेट असेसमेंट के आधार पर किया गया है, लेकिन होम मिनिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस के पास है, इसलिए सरकार के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक भी सुरक्षा कम किए जाने पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। असल में शिवसेना से अलग होने के बाद जब शिंदे चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने अपने 40 विधायकों और 12 सांसदों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। अक्टूबर 2022 से यह सिक्योरिटी इन विधायकों और सांसदों को मिली हुई थी, लेकिन अब शिंदे के 20 विधायकों की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है और उनकी पार्टी के पूर्व सांसदों से सुरक्षा वापस ही ले ली गई है। इससे नाराज शिंदे की पार्टी के नेता और फडणवीस की सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि विधायकों की सुरक्षा कम करना गलत है, उनकी जान पर कोई खतरा हो सकता है। संजय शिरसाट ने कहा कि शिंदे से CSR फंड भी छीन लिया गया। इस तरह के कई फैसले हुए हैं जो ठीक नहीं है। वो इसके बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे और उन्हें भरोसा है कि विधायकों की सुरक्षा बहाल की जाएगी। देखिए, विधायकों की सुरक्षा का कम करना ये उचित नहीं है। हाँ, जिसको आवश्यकता नहीं है या तो किसी और लोगों को दी गई है, वो कम किए तो समझ सकते हैं। अभी मुझे SPO की सुरक्षा नहीं मिली,
ऐसा रहा तो कोई अगर थ्रेटनिंग करता होगा, कोई धमकी देता होगा, तो कैसे लड़ सकते हैं उनसे? जो निर्णय लिया है, अब ये कैबिनेट है, हम शायद सीएम साहब से बात भी करेंगे। मुझे लगता है नीचे के स्तर पे ही ये डिसीजन लिया गया है। सीएम साहब से बात करके फिर से उनको सुरक्षा दी जाएगी। सीएसआर फंड जो होता है लास्ट टाइम जो है, तो वो डिप्टी सीएम के पास रहता था और सीएम का मुख्यमंत्री सहायता निधि वो यूज करते थे। अभी मैंने सुना है कि सीएसआर फंड भी सीएम के इसमें गया है, तो डिप्टी सीएम जो काम करते हैं, आरोग्य के बारे में काम कर रहे हैं, उनको फंड नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी मैं सामाजिक में से उनको भी फंड रिलीज कर रहा हूं। और मुझे लगता है जो पहले स्ट्रैटेजी तय की गई थी उसको बार बार बदलना उचित नहीं है, उससे काम करने में दिक्कतें आती है। आज सीएसआर फंड चेंज हो गया, कल कोई और लाड़की बहन योजना में कोई किसी का अकाउंट में से मतलब डिपार्टमेंट से पैसे कट होंगे, तो इसका बट नेचुरल है, वो विकास के ऊपर उसका असर जरूर होगा। शिवसेना विधायकों की सुरक्षा कम की गई तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं को मौका मिल गया। संजय राउत ने कहा कि शिंदे की पार्टी के लोग तो खुद को टाइगर कहते थे, टाइगर को सुरक्षा की क्या जरूरत है। संजय राउत ने कहा कि क्या अब शिंदे के विधायकों को खुले में आने से डर लगता है कि कहीं जनता उन्हें उनकी गद्दारी की सजा न दे दे। हमेशा शिंदे गुट वाले क्या हम टाइगर हैं, हम डरते नहीं। और जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है वो खत्म हो गई, तो आपको डर किसका है? तो आप आगे पीछे चार चार गाड़ियां लेकर क्यों घूम रहे? आपको डर किसका है? डर तो है ना आपके मन में, हाँ, कि कभी भी रिवोल्ट हो सकता है और आपको जूते पड़ सकते हैं, आपके ऊपर पत्थर पड़ सकते हैं। ये अगर आपके मन में डर है, इसलिए आपको सिक्योरिटी चाहिए। इसके बाद कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा कि उन्हें तो पहले से ही मालूम था कि यही होने वाला है। बीजेपी ने अब एकनाथ शिंदे के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। इसके बाद अजीत पवार का नंबर आएगा। तो हमने शुरुआत में ही इशारा एकनाथ शिंदे जी को और अजीत पवार जी को हमने किया था। अब आपको बीजेपी पता चलेगी कि बीजेपी क्या चीज है। अब देखिए, 3 मुंडियां है, तीनों की अलग अलग है। इससे राज्य की जनता का सीधा नुकसान हो रहा है। एक एक को निपटाएंगे, एक साथ दोनों को नहीं निपटाएंगे। एक को ये निपट गया कि बाद में उसको निपटाएंगे। आपका कहना है कि ये बारी अजीत दादा की पार्टी की पर भी आने वाली बिल्कुल डिसाइड कार्यक्रम है और उसका परिणाम राज्य को भुगतना पड़ेगा। विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने। आशीष शेलार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक है। शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार मिलकर महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के काम में लगे हैं, कोई झगड़ा नहीं है। आशीष शेलार ने कहा कि विपक्ष झगड़े वाला नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। शेलार ने संजय सिरसाट को भी नसीहत दी कि वो ऐसी कोई बात पब्लिकली न कहें जिससे लोगों में गलत मैसेज जाए। ये ख्याली बुलावा है कांग्रेस का। हम साथ में रहेंगे, साथ में सरकार चलाएंगे। देवेंद्र जी और एकनाथ जी और अजीत दादा तीनों मिलकर सरकार बखूबी चला रहे हैं। जिनको अभी काम नहीं बचा वो दूसरे के घरों में झांकने का काम कर रहे हैं। वो अपने दल का तो सोचे है, अपने दल में उनके एमएलएज, उनके लीडर्स उनको छोड़ के जा रहे हैं। अलायंस में संजय राउत अपने अलायंस पार्टनर को छोड़ के जा रहे हैं। केजरीवाल इंडिया अलायंस को तोड़कर बाहर निकले। वो अपने अलायंस का देखे, दूसरे का कहाँ देख रहे हैं? उनके यहाँ तो गैंग किलिंग शुरू है। सिरसाट जी को जो कहना है वो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जी से कह सकते हैं। इतनी सलाह उनको मैं दे सकता हूँ। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने आकर के सफाई दी। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का रिव्यू वक्त वक्त पर होता रहता है। एजेंसीज सिक्योरिटी थ्रेट की एनालिसिस करती हैं और उसके आधार पर तय होता है कि किसको कितनी सुरक्षा की जरूरत है। इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। इसके बाद फडणवीस ने सीएम मेडिकल सेल को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है। जब वो डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने भी ऐसा ही एक सेल बनाया था, इसलिए अगर शिंदे ने ऐसा किया है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं भी जब उप मुख्यमंत्री था तो मैं भी मेडिकल चिकित्सा कक्ष चला रहा था। चिकित्सा कक्ष इसलिए हम चलाते हैं कि उसके जरिए हम कुछ समन्वय कर सकें। इसीलिए मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, इनके पास केसेस आते रहते हैं। इसीलिए उप मुख्यमंत्री जी ने अगर कक्ष शुरू किया होगा तो उसमें कुछ गलत नहीं है।
और अब से थोड़ी देर पहले मुंबई की एक सभा में एकनाथ शिंदे ने भी नाराजगी की इन बातों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि 2.5 साल तक वो मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस उनकी सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। अब देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर हैं, वो डिप्टी सीएम है, इसमें कहीं कोई नाराजगी की बात नहीं है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि फडणवीस और उनके बीच किसी तरह का कोई मतभेद भी नहीं है, कोई कोल्ड वॉर नहीं चल रही है। शिंदे ने कहा कि उद्धव की पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के पास फिलहाल कोई काम नहीं है, इसलिए वो लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव के एक बयान को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग आज लालू यादव को गाली देते हैं, लालू यादव को कोस रहे हैं, आने वाले वक्त में वही लोग लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग करेंगे। तेजस्वी का स्टेटमेंट आया तो बीजेपी के नेताओं ने लालू यादव का पूरा इतिहास याद दिला दिया। असल में आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि थी। इस मौके पर सीतामढ़ी के सोनबरसा में आरजेडी की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। तेजस्वी यादव ने इसी प्रोग्राम में कहा कि यह समाजवाद की ताकत है, जिसकी वजह से कर्पूरी ठाकुर को कभी गाली देने वाले, उनका अपमान करने वाले लोगों को आज उन्हें भारत रत्न देना पड़ा। इसके बाद तेजस्वी ने कहा कि आज जो लोग लालू प्रसाद यादव को गाली देते हैं, वही लोग कल उन्हें भी भारत रत्न देंगे। कर्पूरी जी ने आरक्षण को लागू किया। आज कर्पूरी जी की ताकत को देखिए कि जो लोग गाली देते थे आज उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। ये है समाजवाद की असली ताकत, ये ताकत है कर्पूरी जी की। आज भी कर्पूरी जी प्रासंगिक है, जो गाली दिया आज वो भारत रत्न दे रहे हैं। और हम उनको कह देना चाह रहे हैं, आज लालू जी को जो लोग गाली दे दे करके टीटीएम कर रहे हैं मोदी जी का, आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी तुम लोग भारत रत्न देने का काम करोगे। तेजस्वी यादव के इस बयान को विपक्ष ने इशू बना दिया। जेडीयू के नेता राजीव रंजन ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव की तुलना करना ही गलत है। उन्होंने कहा कि पहले तेजस्वी को उन लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। इस लिस्ट में उन्हें कोई घोटालेबाज, सजा याफ्ता या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो करप्शन के आरोप में जेल में बंद रहा हो। राजीव रंजन ने नसीहत दी कि तेजस्वी यादव बोलने से पहले सोच लिया करें, वरना इसी तरह उनका मजाक बनता रहेगा। तेजस्वी यादव के ताजा बयान से हैरानी होती है। कोई जिम्मेदार राजनेता इस तरह के बयान जारी कैसे कर सकते? एक सजा याफ्ता राजनेता को भारत रत्न कभी मिलेगा, इसकी उम्मीद पालना भी कहीं न कहीं हास्यास्पद और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जिन महान विभूतियों को आज तक भारत रत्न से नवाजा गया है, उसकी सूची का तो अध्ययन कर लेते। क्या कभी इस तरह के कुख्यात घोटाले के मामले में जिन लोगों को सजा मिली हो, उन्हें भारत रत्न दिया जाए? मुझे लगता है वो भारतीय जनमानस को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे बयानों से उनकी भद पिटने वाली है। खुद कर्पूरी ठाकुर के बेटे और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने तेजस्वी यादव के बयान पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि मुद्दा कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव की तुलना का है ही नहीं। मुद्दा तो यह है कि जिस शख्स ने घोटाले किए हों, कोर्ट ने जिसे भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया हो, ऐसे शख्स को भारत रत्न दिया जा सकता है क्या? लोकतंत्र में हर एक आदमी को हर बात करने की आज़ादी है। उस आज़ादी के आधार पर तेजस्वी जी ने अपनी मांग रखी है। अब संविधान में यह देखना होगा क्या सजा याफ्ता आदमी को भारत देने की कोई परंपरा है अथवा नहीं है। ये तुलना की बात ही नहीं है, ये संविधान की बात है, परंपरा की बात है। परंपरा अगर अपराधी को देने का है तो लेकिन तेजस्वी यादव अपनी बात पर कायम है। उन्होंने फिर कहा कि जिस तरह बीजेपी के नेता आज लालू यादव पर हमले कर रहे हैं, ये लोग वैसे ही पहले कर्पूरी ठाकुर पर भी हमले करते थे। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी आज भले ही कुछ भी कहे, लेकिन वो जानते हैं कि लालू यादव पिछड़ों के मसीहा हैं, इसलिए भविष्य में यही लोग लालू को भारत रत्न देने को मजबूर होंगे। उस समय कर्पूरी जी जब जीवित थे तो ये लोग गाली देते थे। इनको अभी नहीं ना बुझाएगा। जो भी महापुरुष है, चाहे अम्बेडकर जी के निधन के बाद कितने साल बाद भारत रत्न मिला, कर्पूरी जी के निधन के बाद कितने साल बाद भारत रत्न कर्पूरी जी को मिला। तो जो भी महापुरुष हैं
उनकी कुर्बानी क्या रही है, समाज में क्या योगदान रहा है, बाद में पता चलेगा। उस समय जो भी पक्ष या विपक्ष में रहेगा, उस समय लालू जी के लिए मांग भी होगी और लोग देने का भी काम करेंगे। भारत रत्न जब आरक्षण लागू किया गया था, वो नारा तो हम लोग अपने जुबान पे ला भी नहीं सकते। इतनी गंदी बात, गंदा नारा ये भाजपा के लोग लगाते थे, लेकिन देना पड़ा ना भाई। आरएसएस के स्कूल में पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों को कोई लेना देना आरक्षण से, पिछड़ों के कल्याण से, अति पिछड़ों के कल्याण से। इन लोगों को अपना टीटीएम करना। जो मोदी जी बोलेंगे स्टैंड अप तो स्टैंड अप हो जाएंगे, सिट डाउन तो सिट डाउन हो जाएंगे। इन लोगों का कोई वैल्यू है? चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर आज राजीव कुमार का आखिरी दिन था। अब ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार की जगह लेंगे। ज्ञानेश कुमार जनवरी 2029 तक देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। 3 मेंबर वाले चुनाव आयोग में हरियाणा के पूर्व चीफ सेक्रेटरी विवेक जोशी को नया इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। विवेक जोशी हरियाणा के 1989 काडर के आईएएस अफसर हैं। वो हरियाणा काडर में वापस जाने से पहले केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय में सेक्रेटरी रह चुके हैं। उससे पहले विवेक जोशी गृह मंत्रालय में सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल भी रहे। विवेक जोशी 2031 तक चुनाव आयोग में रहेंगे। अगर सीनियरिटी को रूल को फॉलो किया गया तो जनवरी 2029 में ज्ञानेश कुमार के रिटायर होने के बाद विवेक जोशी देश के अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। आज की बात में इतना ही।